How are you all? I hope you all are fine. Students, welcome back in our next video of Social Science online classes. Students, in our last video, I told you about the chapter What is Democracy and Why Democracy. In that chapter, we discussed about the definition of democracy, features of democracy, as well as arguments in favor or against the democracy. Students, today we are going to start the first chapter of your economics book, that is the story of village Palampur. Basically, there are three economic activities, and these are production, consumption and investment. So with the help of this chapter, we are going to talk about the first activity, that is production. So without making further delay, let's start the video. Students, today we are going to discuss about the first chapter of economics, that is the story of village Palampur. जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8th क्लास तक हमने सोशल साइंस के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट ही डिस्कस किए हैं, जो थे सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। 9th क्लास में हमारे पास सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट 4th पार्ट भी है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ब्रॉड एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको हम 9th क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो वहाँ पे जो कॉमर्स फील्ड होता है, उसमें इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में है। तो ऐसे में 9th क्लास में आप जानेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बेसिकली ये चैप्टर एक स्टोरी के वे में आपको इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस कराएगा। इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली उसका मीन क्या है। तो ऐसे में यहाँ पे मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की डेफिनेशन मेंशन की है। तो पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में। सो इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ वे सो दैट अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फैक्शन, a producer can maximize his her profit and a society can maximize its social welfare. अब मैं आपको इस एक डेफिनेशन का रियल मीन बताता हूँ। बेसिकली इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस किसका? ह्यूमन बिहेवियर का, यानी जो ह्यूमन बिहेव करता है। अब यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से है? ये ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न करता है विद द अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, यानी लिमिटेड रिसोर्स। जैसा हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, तो ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज को हमको इस तरीके से अलोकेट करना पड़ता है जिससे कि हम अपने डिज़ायर्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो ऐसे में जो 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इकोनॉमिक्स रन करती है। बेसिकली एक 4th पार्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो ऐसे में कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वह अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करे जिससे कि वह अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। यहाँ पे कंज्यूमर के लिए उसका रिसोर्स होती है इनकम, जो वो अर्न करता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि जो भी वह गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वह अर्न कर पाए। तो ऐसे प्रोड्यूसर के लिए उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी तरीके से एक सोसाइटी हमेशा चाहती है कि वह अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का मतलब यानी कि वह सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। जिस तरीके से सोसाइटी में रिच, पुअर, मेल, फीमेल यानी हर तरीके के लोग होते हैं, तो सबके लिए वह एक समान काम कर सके। यहाँ पे सोसाइटी को हम गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में यानी वह सबके लिए इक्वल वर्क करें,
और सबका ग्रोथ इक्वल होना चाहिए, चाहे रिच हो चाहे पुअर, उनके बीच का जो गैप है, जो वाइड गैप है, उसको फिलअप करने का काम सोसाइटी करती है। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, जिसमें ह्यूमन बिहेव करता है स्केर्स रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर के। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली इट इज़ एन एरिया वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैपन्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स, इकोनॉमी वह एरिया होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास 3 टाइप्स की, जो है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि हमारे लिए अर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमी वह एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही इकोनॉमी रन करती है। इकोनॉमी वर्ड जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, जिसको अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ जिसको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ से कंसर्न करता है। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बेसिकली यह चैप्टर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, उससे कंसर्न है। यानी इसमें हम प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें टॉपिक्स दिए गए हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा ओवरव्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे इस पालमपुर विलेज के बारे में। सेकंड है हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम पालमपुर विलेज को क्लोजली जानेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के जो मेन फैक्टर्स होते हैं, जिनको फैक्टर प्रोडक्शन भी बोलते हैं, जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको एंटरप्राइज भी बोलते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर, जिसमें हम पालमपुर जो कि एक विलेज है और विलेज का एक मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो होता है फार्मिंग, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज़, यानी फार्मिंग के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो कि पालमपुर विलेज में होती हैं उनके बारे में जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे पालमपुर जो है वो बेटा एक हाइपोथेटिकल, यानी एक ऐसा विलेज है जो कि सिर्फ इमेजिनरी है, यानी वो रियली नहीं है, एक इमेजिनरी विलेज है। इससे हम बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से वर्क करती हैं और वह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमारे पास ओवरव्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी एक इमेजिनरी विलेज जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली यह जो विलेज है ये हमारी हेल्प करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में जानने के लिए। उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हमें बताए जाएंगे। इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि विलेज में एक लिमिटेड स्केल तक ही होती है। इसके अलावा ये इस चैप्टर में हम वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज, यानी वो रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जो कि विलेज के अंदर डिजायर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। तो ऐसे में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पालमपुर के बारे में जानना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी के जो फैक्टर्स होते हैं, इसको हम फैक्टर प्रोडक्शन भी बोलते हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जिसको मैं आपको आगे चैप्टर के साथ बताता जाऊँगा। स्टूडेंट्स, पालमपुर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये स्लाइड है हमारे पास। बेसिकली पालमपुर एक स्मॉल विलेज है जो कि वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेजेस से, जो कि इनके पास जो विलेज है इसका नाम है रायगंज, इससे कनेक्टेड है, जो पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर्स फार अवे, यानी सिर्फ 3 किलोमीटर्स दूर है। और यहाँ पे पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, जो कि ऑल वेदर रोड, यानी कि एक ऐसी रोड जो कि हर वेदर कंडीशन में भी सरवाइव कर सकती है, ऐसी रोड है जिससे पालमपुर और रायगंज कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा पालमपुर से थोड़ी सी दूरी पर एक स्मॉल टाउन भी है जिसका नाम है शाहपुर। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी भी है जो कि रोड पे वर्क करते हैं, जैसे कि बल्क कार्ट
टांगास, बोगीज। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स भी अवेलेबल हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। विलेज में 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। वो प्राइवेट डिस्पेंसरी जो कि सिक्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा पालमपुर एक ऐसा इमेजिनरी विलेज है जो कि एक यूपी से रिलेटेड, यानी इसको वेस्टर्न यूपी से रिलेट किया गया है। ये एक ऐसा विलेज जो कि वेस्टर्न यूपी में लोकेटेड है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी, अगर हम बात करते हैं फार्मिंग प्रोडक्शन में, बेटर वर्क करता है। स्टूडेंट्स, पालमपुर एक विलेज है, और जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में जो विलेज हैं वहाँ पे फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो ऐसे में जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहा गया है, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, डेयरी है, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अब हम इसको और आगे ब्रॉड डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पालमपुर में 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज़ हैं जो वहाँ पे रहती हैं। इसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनके पास मेजॉरिटी फार्म एरिया है विलेज के अंदर, यानी इनके पास जो लैंड एरिया है वो बहुत हाई एरिया इनके पास है। 1/3 पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की है, जिनको दलित्स बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यहाँ पे ज़्यादातर हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। यहाँ पे जो अपर कास्ट फैमिली है वो विलेज में रहती है, जबकि जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट फैमिलीज़ हैं वो आउटस्कर्ट यानी विलेज के आउटर साइड में रहती हैं। यहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं फार्मिंग के अलावा। यानी ये तो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट है या शॉपकीपिंग। ओके, इसके अलावा फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो विलेज पालमपुर में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का जो मेन गोल होता है वो होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ताकि उनको कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जा सके। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वह, यानी कि जैसे लैंड एंड वाटर, वह हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे लैंड, लेबर एंड कैपिटल के अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको ह्यूमन कैपिटल भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, फिजिकल कैपिटल आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल की भी नीड होती है प्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पे फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सो पहले हम डिस्कस करते हैं लैंड के बारे में। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि वाटर हुआ, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए। सेकंड है लेबर। लेबर यानी कि जो वर्क करेगी, यानी जो प्रोडक्शन का टास्क करेगी, जिसकी वजह से फाइनल गुड्स प्रिपेयर होंगे, तो वर्कर नीड होती है। ऐसे में अगर वर्कर एजुकेटेड वर्कर है तो डेफिनेटली वो स्किलफुल टास्क कर पाएगी, और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए, यानी मैनुअल वर्क जो होते हैं उसके लिए, अगर लेबर एजुकेटेड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्कर अगर स्किल्ड होते हैं तो वह प्रोडक्शन जैसे टास्क को बहुत एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कैपिटल या फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल, जिसको फिजिकल कैपिटल बोला गया है, ये बेसिकली इनपुट्स, जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की स्टेजेस में, उससे कंसर्न है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होती है जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, यानी वह कैपिटल जो कि पूरे प्रोडक्शन में फिक्स्ड रहती है, यानी ये कैपिटल को हमको बार बार परचेज नहीं करना पड़ता, इनका हम यूज़ लॉन्ग टाइम पीरियड तक कर सकते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल या मनी इन हैंड्स, तो बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल जो होता है, जब जब हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारे इनपुट का वर्क करता है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक वीवर है तो वीवर के लिए रॉ मटेरियल होता है यार्न, ओके, तभी वो वीविंग कर पाएगा। एक पॉटर के लिए क्ले रॉ मटेरियल का वर्क करती है। इसी के अलावा मनी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग कैपिटल का, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। बेसिकली ह्यूमन बीइंग अपने नॉलेज और एंटरप्राइज एबिलिटी से टास्क को फुलफिल करता है, यानी लैंड लेबर कैपिटल को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है ताकि वह गुड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए, यानी गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत रिक्वायरमेंट होती है उसकी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही लैंड लेबर कैपिटल इन तीनों पार्ट को या तीनों जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको ऑर्गेनाइज करेगा ताकि उनसे एफिशिएंटली प्रोडक्शन लिया जा सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फार्मिंग इन पालमपुर। अगर हम पालमपुर में फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट इज लैंड इज फिक्स्ड, सेकंड चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, थर्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, फोर्थ मॉडर्न फार्मिंग, फिफ्थ सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सेवंथ लेबर, एट्थ कैपिटल एंड लास्ट वन दैट इज सेलिंग ऑफ फार्म्स प्रोडक्ट। अब इन सब फैक्टर्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम फर्स्ट फैक्टर की ओर, जो है हमारे पास लैंड इज फिक्स्ड। स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं एक विलेज में वहाँ पे फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी होती है और फार्मिंग के लिए फार्म एरिया चाहिए होता है। तो विलेजेस के अंदर फार्म एरिया जो होता है बेसिकली फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे पालमपुर में भी हमें बताया गया है कि 75% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है फार्मिंग पे, और जो यहाँ पे लैंड एरिया है जिसका कल्टीवेशन में यूज़ किया जाता है वो फिक्स्ड है। और 1960 से यहाँ पे कोई भी फार्म एरिया जो कि कल्टीवेशन के अंडर आता है उसमें एक्सपेंशन यानी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पे जो 75% पॉपुलेशन है इसमें से कुछ तो फार्मर्स हैं जिनके पास खुद का फार्मिंग एरिया है, और बाकी जो हैं वो हैं यहाँ के फार्म लेबरर्स जिनको हम लैंडलेस लेबर भी कह सकते हैं, यानी कि जो कि बिग फार्मर्स के फार्मिंग एरिया पे वर्क करते हैं और वहाँ से अपनी अर्निंग को अर्न करते हैं। जैसा कि 1960 से यहाँ पे फार्म एरिया फिक्स्ड है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो वेस्ट लैंड था उसको कन्वर्ट किया गया कल्टीवेबल लैंड में। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना ज़रूरी है कि एरिया को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एरिया बढ़ाना ही इनफ नहीं होता है। बेसिकली जैसा हम जानते हैं हमारे विलेजेस में फार्म एरिया को मेजर करने के लिए यूनिट का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बीघा या फिर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जो होता है वो बेसिकली वन साइड यानी एक स्क्वायर जिसकी वन साइड 100 मीटर की होती है, या और जैसा हम जानते हैं स्क्वायर के 4 साइड्स सेम होती हैं, तो ऐसे में 100 मीटर की 4 साइड्स, तो ये होता है 1 हेक्टेयर। इसका यूज़ किया जाता है लैंड एरिया को मेजर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, क्या हम एरिया बढ़ाने से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। बेसिकली फार्मिंग में हमारे पास जो होते हैं 3 फार्मिंग सीजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं खारिफ, रावी और जैद। इसके अलावा एक और होता है इसको हम बोलते हैं नगद। बेसिकली यहाँ पे खारिफ, रबी और जैद इसी में हम डिवाइड करते हैं हमारे फार्मिंग सीजन्स को। जैसा कि खारिफ की हम बात करें, इसको प्रोडक्शन रेनी सीजन के ड्यूरेशन में किया जाता है। ऐसे में यहाँ पे खारिफ अगर हम बात करते हैं पालमपुर की, तो पालमपुर में जो फार्मर्स हैं वो खारिफ के तौर पे ग्रो करते हैं ज्वार और बाजरा, जो कि कैटल फीड क्रॉप भी मानी जाती है। इसको हम फूड ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कैटल के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर के ड्यूरेशन में पोटैटोज़ भी ग्रो किए जाते हैं। विंटर सीजन यानी जिसको राबी सीजन भी बोला जाता है, राबी में यहाँ पे वीट मेनली ग्रो की जाती है, और जो वीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसमें से फार्मर्स अपनी फैमिली का जो कंजप्शन पार्ट है उसको रखने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है यानी सरप्लस पार्ट उसको मार्केट यानी कि रायगंज, जो कि एक नियर बाय इम्पॉर्टेंट विलेज है पालमपुर के पास, वहाँ पे सेल कर दिया जाता है। इसके अलावा
यहाँ पे शुगर केन को भी ग्रो किया जाता है। शुगर केन बेसिकली पूरे ईयर में एक बार ही हार्वेस्ट हो पाता है, यानी शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसको पूरा 1 ईयर लग जाता है प्रॉपर ग्रो होने में। शुगर केन यहाँ से रॉ फॉर्म में, यानी जैगरी, जैगरी इसको गुड़ भी बोला जाता है, इस फॉर्म में शाहपुर जो कि एक नियर स्मॉल टाउन है वहाँ पे सेल किया जाता है ट्रेडर्स को। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लैंड साइज बढ़ाना ज़रूरी नहीं। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे राबी, खरीफ, जैद, यानी हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकंड होता है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक्स में। मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग बेसिकली अ मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग बाय विच वी कैन प्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स, यानी जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ किया जाता है। कल्टीवेशन जो होती है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की होती है जो कि हमारे सीजन्स के अकॉर्डिंग है, और इसके अलावा हम सेम पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, जैसे ज्वार बाजरा हम रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, पोटैटो हम अक्टूबर दिसंबर के मिड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट हम विंटर सीजन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं। This is all about the video. If you have any doubt, just mention it below in the comment section. And thank you for watching this video. Have a nice day.